नमस्कार। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार की खबरों के कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति सिंह। आज के इस अंक में हम बात करेंगे डीएसटी की पहल पर सीएसआईआर एनसीएल द्वारा विकसित स्वच्छ पेयजल तकनीक स्वास्तिक की। बताएंगे कोविड-19 के खिलाफ कितना महत्वपूर्ण है आईआईटी मंडी के शोधकर्ताओं का नवीन शोध। खबरें और भी होंगी, लेकिन सबसे पहले देखते हैं इस अंक की सुर्खियां। भारतीय पारंपरिक ज्ञान के सहयोग से रोगाणु मुक्त होगा पेयजल। सीएसआईआर एनसीएल के शोधकर्ताओं ने विकसित की स्वच्छ पेयजल के लिए किफायती स्वदेशी जल शोधन तकनीक। पक्षियों की लंबी दूरी तक प्रवास करने की प्रवृत्ति पर ताजा निष्कर्ष। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा किए गए रिंगिंग अध्ययन से अंतर्राष्ट्रीय पक्षी संरक्षण अभियान को मिलेगा बल। SARS-CoV-2 के प्रमुख प्रोटीन की संरचना उजागर करने में मिली सफलता। आईआईटी मंडी के वैज्ञानिकों की इस उपलब्धि से अब वायरस के खिलाफ सटीक दवा बनाने में मिलेगी मदद। और विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में डीएसटी ने बढ़ाई देश की आत्मनिर्भरता। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने पिछले 50 वर्ष में हासिल की कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां। भारत में सिकुड़ते जल स्रोत और बढ़ते जल प्रदूषण के चलते बहुत बड़ी संख्या को पेयजल के रूप में दूषित पानी ही इस्तेमाल करना पड़ता है। भारत सरकार इस दिशा में कई प्रयास कर रही है, जिनमें अब आधुनिक प्रौद्योगिकी और भारतीय पारंपरिक ज्ञान के संयोजन से विकसित नई तकनीक भी शामिल हो गई है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से सीएसआईआर की राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला द्वारा तैयार इस किफायती तकनीक से आमजन को सुरक्षित और गुणकारी जल उपलब्ध कराया जा सकता है। इस तकनीक के बारे में और जानकारी दे रही है हमारी ये रिपोर्ट। भारत एक विशाल जनसंख्या वाला देश, जहां जल संसाधनों के अत्यधिक और अव्यवस्थित दोहन ने आज सुरक्षित पेयजल का संकट गहरा दिया है। एक बड़ी आबादी को स्वच्छ पेयजल नहीं मिल पाता। इसके अलावा प्रदूषण के चलते जल स्रोत दूषित हुए हैं और रोग जनकों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जो जल जनित बीमारियों का कारण बन रही है। इन रोग जनकों को खत्म करने के लिए ज्यादातर क्लोरोनीकरण का इस्तेमाल किया जाता है, पर इस रासायनिक पद्धति के अपने साइड इफेक्ट भी हैं। इसी को देखते हुए अब पुणे स्थित वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला ने आधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ भारतीय पारंपरिक ज्ञान को मिलाकर नवीन तकनीक विकसित की है। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की जल प्रौद्योगिकी पहल के तहत स्वास्तिक नाम से विकसित ये लागत प्रभावी हाइब्रिड तकनीक है। Disinfection of water is essential for removing harmful bacteria that are responsible for causing पानी से बीमारियां फैलाने वाले हानिकारक जीवाणुओं को हटाने के लिए पानी का कीटाणु शोधन जरूरी है। विकासशील देशों सहित कई देशों में एक समस्या है। भारत में विशेष रूप से पानी की उपलब्धता और सुरक्षित पानी एक गंभीर समस्या है। पारंपरिक क्लोरोनीकरण पद्धति द्वारा कीटाणु शोधन में बाई प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, जिनमें से कुछ कैंसर का कारण बन सकते हैं। इसीलिए हमें एक स्थायी तकनीक की जरूरत थी जो हमारे लिए किफायती हो। ये नवाचार इस संबंध में हमारी मदद करेगा। in our environment, and we believe that this particular development will help us in this regard. भारतीय ज्ञान आधार पर सुरक्षित जल और टिकाऊ प्रौद्योगिकी पहल यानी स्वास्तिक के तहत प्रेशर रिडक्शन का इस्तेमाल कर पानी को उबाला जाता है और इसके साथ साथ रोगाणुरोधी गुणों वाले प्राकृतिक तेलों का भी उपयोग किया जाता है। इस तरह ये प्रौद्योगिकी किफायती रूप से रोगाणुरोधी सहिष्णु जीवाणु सहित अन्य नुकसानदायक जीवाणु को खत्म कर सकती है। परीक्षण के दौरान ये पद्धति 5 से 10 मिनट में पानी से ग्राम निगेटिव ई कोली और ग्राम पॉजिटिव एस और एस बैक्टीरिया और कठिन अवसरवादी रोगाणुजनक बैक्टीरिया का पूरी तरह खात्मा करने में सफल रही। साथ ही इसमें इस्तेमाल किए जा रहे प्राकृतिक तेलों के संभावित स्वास्थ्य लाभ भी लोगों को मिल सकते हैं।
we developed this technology in 2019. We have already patented this process. We have 5 patents. हमने 2019 में यह तकनीक विकसित की थी जिसे हम पेटेंट करा चुके हैं। कीटाणु शोधन की ये नई रणनीति स्वास्थ्य तकनीकी अनुवाद के रूप में और सामाजिक लाभ के संदर्भ में सस्ता सुरक्षित पानी प्रदान कर महत्वपूर्ण समाधान दे सकती है और साथ ही स्वास्थ्य लाभ भी मिल सकता है क्योंकि यहाँ लौंग के तेल जैसे प्राकृतिक तेलों का उपयोग किया जा रहा है। कोविड-19 के परिदृश्य में हम प्रतिरक्षा क्षमता बढ़ाने के लिए बहुत से ऐसे तेलों का उपयोग कर सकते हैं। इस विशेष तकनीक का उपयोग घरों सहित निगम जल उपचार संयंत्रों में किया जा सकता है। For household appliances as well as corporation water treatment plants. ये प्रौद्योगिकी अन्य आधुनिक उपचार प्रक्रियाओं की तुलना में काफी लागत प्रभावी है, जिसे आसानी से घरेलू उपयोग में लाया जा सकता है। शोधकर्ताओं द्वारा इस पद्धति का IIT बॉम्बे टेक्नोफेस्ट 2020 में प्रदर्शन किया जा चुका है। स्वास्थ्य जल शोधन प्रौद्योगिकी की मदद से दूर दराज क्षेत्रों की आबादी को सुरक्षित और गुणकारी पेयजल उपलब्ध कराया जा सकता है। मुंबई स्थित बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के ताजा अध्ययन के मुताबिक पक्षियों के लिए कोई सीमा नहीं होती। छोटे पक्षी भी लंबी दूरी तक प्रवास करते हैं। लगभग 137 साल से पक्षियों और बायोडायवर्सिटी पर काम कर रही ये गैर सरकारी संस्थान लगातार भारतीय उपमहाद्वीप सहित दूसरे महाद्वीपों से आने वाले प्रवासी पक्षियों पर अध्ययन करती रही हैं। BNHS के हालिया अध्ययन से इस तरह की प्रजातियों के आवास, प्रजनन और प्रवास से संबंधित नई जानकारियां प्राप्त होंगी। ज्ञान विज्ञान की एक रिपोर्ट। छोटे छोटे रंग बिरंगे पक्षी हर किसी को लुभाते हैं। पक्षियों की ये हजारों प्रजातियां प्राकृतिक संतुलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आपने प्रवासी पक्षियों के बारे में जरूर सुना होगा जो मौसम के साथ एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक चले जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे आसपास प्रकृति में मौजूद नन्हे नन्हे पक्षी भी लंबी दूरी तक प्रवास करते हैं? जी हाँ, ये जानकारी उजागर हुई है मुंबई स्थित बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के रिंगिंग अध्ययन में। संस्था ने 2017 में एक मध्यम आकार के शोरबर्ड टेरिक सैंडपाइपर को गुजरात कच्छ में टैग किया था, जो इस साल मई में पाकिस्तान के खैबर इलाके में देखा गया। इसी तरह 2019 में टैग किया गया एक क्लेप सैंडपाइपर बर्ड चीन के तैंजिन में चिन्हित किया गया। इस तरह इस अध्ययन ने प्रवासी पक्षियों के देश की सीमाओं से बाहर प्रवास और चुनौतियों का सामना करने वाले कई आकर्षक तथ्य उजागर किए हैं। बर्ड रिंगिंग अध्ययन के तहत चिड़ियों के पैर में एक हल्के वजन की धातु की रिंग पहना दी जाती है, जिसमें अल्फा न्यूमेरिक कोड रहता है। इसके अलावा कुछ प्रजातियों में रंग विशेष बैंड और नेक कॉलर भी पहनाए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय फ्लाईवे प्रोटोकॉल के तहत हर क्षेत्र का अलग अलग रंग दिया गया है। ये रंग संयोजन पक्षी के वास्तविक आवास और क्षेत्र का पता देते हैं। इसके बाद पक्षी विज्ञान और विभिन्न देशों में मौजूद पक्षी संरक्षण संगठन, पक्षी प्रेमी सदस्यों द्वारा इन पक्षियों को चिन्हित किया जाता है। BNHS पिछले 90 साल से ज्यादा समय से रिंगिंग अध्ययन कर रहा है, जिसमें अब सोशल मीडिया का उपयोग भी किया जा रहा है, जिससे ज्यादा से ज्यादा पक्षियों का रिकॉर्ड प्राप्त होने की संभावना बढ़ी है। पक्षियों के प्रवास की प्रवृत्ति ने पक्षी संरक्षण में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की जरूरत को बल दिया है। उदाहरण के तौर पर चमकीले नारंगी रंग की चोंच वाले भारतीय स्कीमर का प्रजनन क्षेत्र भारत है, लेकिन टैगिंग से इसका बांग्लादेश प्रवास उजागर हुआ है। भारत प्रवासी पक्षियों के मध्य एशियाई फ्लाईवे क्षेत्र में आता है और प्रवासी पक्षी संरक्षण में प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। हाल ही में भारत ने इसके लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना भी शुरू की है। इसके तहत देश में 20 प्रमुख जल भूमि और 9 जल भूमि समूहों को प्रवासी जल पक्षियों के महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है। CAF राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत इन क्षेत्रों में BNHS द्वारा अध्ययन किया जा रहा है। रिंगिंग अध्ययन से इन पक्षियों के आवास, उनकी गतिविधियां, चुनौतियां और प्रवास का सही क्षेत्र पता चलता है, जिससे उनके संरक्षण और पुनर्वास की योजनाएं बनाने में मदद मिल सकती है।
ज्ञान विज्ञान में फिलहाल वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान। कोरोना वायरस से फैली महामारी ने पूरी दुनिया को परेशानी में डाल दिया है। इसके बदले रूप और संक्रामकता को लेकर वैज्ञानिक पिछले 1 साल से अध्ययन कर रहे हैं। इसी कड़ी में अब भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी के शोधकर्ताओं ने वायरस के प्रमुख प्रोटीन की संरचना को उजागर करने में सफलता प्राप्त की है। भारतीय शोधकर्ताओं की इस कामयाबी से वायरस की गतिविधि और उससे उपजने वाले रोग को समझने में मदद मिलेगी, जिससे सटीक उपचार विकसित किए जा सकेंगे। शोध पर ज्ञान विज्ञान की खास रिपोर्ट। भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर में वायरस के बदले हुए रूप ज्यादा घातक साबित हुए। इलाज की बात करें तो अभी सिर्फ कोविड-19 के लक्षणों का उपचार किया जा रहा है और इस बीच शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र इस संक्रमण से लड़ता है। अभी तक किसी ऐसी एंटीवायरल दवा होने की पुष्टि नहीं की गई है जो वायरस को पनपने से रोके। किसी भी वायरस की तरह SARS-CoV-2 के असर को खत्म करने के लिए एक उपाय उसके प्रोटीन्स पर हमला करना है। इसी सिद्धांत पर पूरी दुनिया के वैज्ञानिक इन प्रोटीनों की संरचना और कार्यों को स्पष्ट रूप से जानने के लिए अध्ययन कर रहे हैं। अब भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी के शोधकर्ताओं ने SARS-CoV-2 के प्रमुख प्रोटीन NSP1 के C टर्मिनल रीजन की संरचना को उजागर किया है। शोधकर्ताओं ने अलग अलग वातावरण में NSP1 के इस रीजन की संरचना और इसमें आने वाले बदलाव का अध्ययन किया। माना जा रहा है कि इस उपलब्धि से अब वायरस की गतिविधि, संक्रमण और बीमारी की गंभीरता को समझने में मदद मिलेगी, जो इस वायरस के खिलाफ उपचार विकसित करने में सहायक हो सकती है। नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन 1 जो है होस्ट सेट ऑफ फैक्टर भी कहा जाता है, क्योंकि ये होस्ट के सिस्टम जो मतलब जो ह्यूमन शरीर है आपका, उसके जो प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी होती है उसको ब्लॉक कर देता है। और अमेरिकन वैज्ञानिकों ने ये पाया है कि अगर इसके C टर्मिनल रीजन मतलब जो सेकेंड हाफ होता है उसको अगर हटा दिया जाए तो रिवर्स बायोलॉजी होती है, उसका जो है उल्टा होता है, जो मैंने बताया कि वो सेट ऑफ फैक्टर होता है। तो ये बड़ा ज़रूरी था कि उसका स्ट्रक्चरल स्टडी किया जाए, उसका कन्फर्मेशनल स्टडी किया जाए कि भाई शेप क्या होता है उसका नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन 1 C टर्मिनल रीजन का। SARS-CoV-2 वायरस में 1 से 16 तक गैर संरचनात्मक प्रोटीन यानी NSP हैं, जिनमें NSP1 होस्ट सेल के प्रोटीन को बाधित करता है और इसके प्रतिरक्षा कार्यों को दबा देता है। इस प्रोटीन की संरचना 180 अमीनो एसिड से होती है। NSP1 के 1 से 127 तक रीजन की स्वतंत्र संरचना को अल्बामा विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने प्रयोग के जरिए दिखाया था, जबकि कोशिकाओं के प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर करने में बाकी के 131 से 180 अमीनो एसिड रीजन यानी C रीजन की महत्वपूर्ण भूमिका है। IIT मंडी के स्कूल ऑफ बेसिक साइंसेस के डॉक्टर गिरी और उनकी टीम ने सर्कुलर डाइक्रोइज्म स्पेक्ट्रोस्कोपी और मॉलिक्यूलर डायनामिक्स सिमुलेशन की मदद से इस रीजन की संरचना को अलग से दर्शाया है। उन्होंने देखा कि अगर NSP1 के C टर्मिनल रीजन के अवशेष NSP1 से निकाल दिए जाएं, तो NSP1 राइबोसोम द्वारा ट्रांसलेशन को रोकने में असमर्थ हो जाता है। हमने अभी पाया कि नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन 1 C टर्मिनल रीजन जो 130 से 180 अमीनो एसिड रीजन हमने काम किया है, दोनों एक्सपेरिमेंट और मॉलिक्यूलर डायनामिक्स सिमुलेशंस दोनों मेथड से, तो हमने पाया कि ये डिसऑर्डर्ड होता है, हाईली डायनामिक होता है और फ्लेक्सिबल होता है। मतलब रिजिड स्ट्रक्चर नहीं होता है, बहुत ही फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है, या जिसे कहते हैं डिसऑर्डर्ड कर सकते हैं, हाईली फ्लेक्सिबल और डिसऑर्डर्ड स्ट्रक्चर होता है। NSP1 C टर्मिनल रीजन के अंदर की परस्पर गतिविधियों की आणविक प्रक्रिया, जैव भौतिकी अंतःक्रियाओं और रसायन विज्ञान को समझना काफी महत्वपूर्ण है। भारतीय शोधकर्ताओं के इस अध्ययन का निष्कर्ष शोध पत्रिका करंट रिसर्च इन वायरोलॉजिकल साइंस में प्रकाशित किया गया है।
ये अध्ययन कोविड-19 के खिलाफ उपचार विकसित करने में सहायक होगा, जो सीधा इन प्रोटीन्स को लक्ष्य बनाकर वायरस को शुरू में ही निष्क्रिय कर देगा। और आइए अब नजर डालते हैं विज्ञान के क्षेत्र में होने वाली देश और दुनिया की कुछ और ताजा गतिविधियों पर हमारे खास सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस में। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के स्वायत्त संस्थान जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने मानव मस्तिष्क की नकल करने वाला कुशल आर्टिफिशियल सिनेप्टिक नेटवर्क विकसित करने में सफलता हासिल की है। यह उपकरण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पारंपरिक तकनीकों की तुलना में अधिक कुशल है। मानव मस्तिष्क में लगभग 100 अरब न्यूरॉन्स होते हैं। ये न्यूरॉन्स बड़े पैमाने पर एक दूसरे के साथ अपने अक्ष तंतु और डेंड्राइट के माध्यम से जुड़ते हैं, जो साइनेप्स नामक विशाल जंक्शन बनाते हैं। माना जाता है कि यही जटिल जैव तंत्रिका नेटवर्क ज्ञान संबंधी बेहतर क्षमताएं देता है। मस्तिष्क समानांतर प्रसंस्करण के माध्यम से केवल 20 वॉट्स की खपत करता है, जबकि परंपरागत कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म बुनियादी मानव ज्ञान की नकल करने के लिए 10 लाख वॉट ऊर्जा की खपत करते हैं। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित नवीन सिनेप्टिक नेटवर्क मस्तिष्क साइनेप्स की कार्यप्रणाली की नकल करता है और बिना बाहरी सपोर्टिंग सर्किट के जटिल मानववैज्ञानिक व्यवहारों की नकल कर सकता है। यह उपलब्धि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक में एक नया आयाम स्थापित कर सकती है। नासा बहुत जल्द 2 शुक्र ग्रह अभियान लॉन्च करने की योजना बना रहा है। 3 जून को नासा के मुख्य प्रशासक बिल नेल्सन ने लगभग $50 करोड़ के इन अभियानों की घोषणा की। इस अभियान में 1 दशक के अंदर 2 नए खोजी अंतरिक्ष यान दा विंची प्लस और वेरिटास शुक्र ग्रह पर भेजे जाएंगे। इन मिशनों का उद्देश्य शुक्र ग्रह को समझना है, जिससे यह पता लगाया जा सके कि पृथ्वी जैसी कई विशेषताएं होने के बाद भी इस ग्रह पर जीवन क्यों नहीं पनप सका। दा विंची प्लस अंतरिक्ष यान शुक्र ग्रह के वातावरण का आकलन करेगा और हीलियम, नियॉन और क्रिप्टॉन जैसी अहम गैसों का पता लगाने का प्रयास करेगा। वहीं दूसरा यान वेरिटास शुक्र ग्रह के सतह की 3D मैपिंग करेगा। इसके भूगर्भीय इतिहास का पता लगाने का प्रयास करेगा, ताकि यह जाना जा सके कि यह पृथ्वी से इतना अलग क्यों विकसित हुआ। माना जाता है कि शुक्र ग्रह सौर व्यवस्थाओं में पहला ऐसा ग्रह हो सकता था जहां लोग रह सकते थे और वहां पृथ्वी की तरह समुद्र और जलवायु था। हिमाचल प्रदेश के एक किसान ने स्वपरागण करने वाली सेब की एक नई किस्म विकसित की है, जिसमें फूल आने और फल लगने के लिए लंबी अवधि तक ठंडक की जरूरत नहीं होती। सेब की यह किस्म भारत के विभिन्न मैदानी उष्णकटिबंधीय इलाकों में भी उगाई जा सकती है, जहां गर्मी के मौसम में तापमान 40 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। प्रगतिशील किसान हरिमन शर्मा द्वारा विकसित HRMN 99 नाम की इस किस्म ने निचले पहाड़ी क्षेत्रों में सेब की खेती का अवसर दिया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन संस्थान ने इस किस्म के परीक्षण और अन्य राज्यों में इसके प्रसार के लिए सहायता की है। हरिमन शर्मा इससे पहले आम सहित कई अन्य फलों की प्रजातियां भी विकसित कर चुके हैं। इन्हें 2017 में 9वें राष्ट्रीय द्विवार्षिक ग्रासरूट इनोवेशन एंड आउटस्टैंडिंग ट्रेडिशनल नॉलेज अवार्ड के दौरान भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। फिलहाल इस प्रजाति की व्यावसायिक खेती मणिपुर, जम्मू, हिमाचल प्रदेश के निचले इलाकों, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में भी शुरू की जा चुकी है। कोविड-19 संक्रमण के खिलाफ समाधान विकसित करने की कड़ी में अब वैज्ञानिकों ने एक इलेक्ट्रॉनिक नोज परीक्षण तकनीक विकसित की है। इजराइल के वाइजरमन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की ये खोज हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिका PLOS One में प्रकाशित की गई है। ये इलेक्ट्रॉनिक नोज बड़े स्तर पर समुदाय में कोविड-19 संक्रमण की सुरक्षित तरीके से वास्तविक समय में जांच कर सकती है। वैज्ञानिकों के मुताबिक संस्थान द्वारा विकसित इस प्रणाली में सेंसर युक्त नोजल उपकरण तैयार किया गया है, जिसे लोगों की नाक में लगाकर फौरन संक्रमण का पता लगाया जा सकता है। इजराइल के रक्षा अनुसंधान एवं विकास मंत्रालय से सहायतार्थ इस तकनीक का सफल परीक्षण किया जा चुका है। ये तकनीक इस्तेमाल में काफी आसान है और बड़े स्तर पर कोविड-19 संक्रमण से लड़ने में सहायक साबित हो सकती है। ज्ञान विज्ञान में वक्त हुआ एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, हम जल्द वापस लौटते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान। कोरोना महामारी के दौरान जिस तरह देश के वैज्ञानिक संस्थानों ने त्वरित समाधान विकसित किए, उसने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की क्षमता को पूरी दुनिया में साबित किया है। देश ने आज इस क्षेत्र में जितनी भी तरक्की की है, उसमें भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अथक प्रयास शामिल हैं। मई 2021 में डीएसटी ने अपनी स्थापना के 50 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस दौरान इस विभाग ने कई महत्वपूर्ण बेंचमार्क स्थापित किए हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की इन उपलब्धियों पर ज्ञान विज्ञान की एक रिपोर्ट। हमेशा से ज्ञान और विज्ञान का केंद्र रहे भारत में आधुनिक विज्ञान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से साल 1971 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना की गई थी। अपने 50 साल के सफर में इस विभाग ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के नए क्षेत्रों को विकसित करने में नोडल विभाग की भूमिका निभाई है और विज्ञान के हर क्षेत्र में अनुसंधान और शैक्षणिक आधार का एक मजबूत इकोसिस्टम विकसित किया है। परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष विज्ञान, उपग्रह प्रणालियां, उन्नत चिकित्सा प्रौद्योगिकियों आदि का विकास इसका सटीक उदाहरण है। आज देश में विज्ञान और तकनीक के लगभग हर विषय से संबंधित डीएसटी के स्वायत्त शासी संस्थान काम कर रहे हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की उपलब्धि ही कही जाएगी कि आज भारतीय प्रौद्योगिकियां न सिर्फ विकसित देशों जितनी सक्षम हैं, बल्कि कई क्षेत्रों में भारत अग्रणी भूमिका भी निभा रहा है। डीएसटी की हालिया उपलब्धियों की बात करें तो ब्रेन ड्रेन समस्या को दूर करने के लिए डीएसटी ने ओवरसीज डॉक्टरेट फेलोशिप के अवसरों में दोगुनी बढ़ोतरी की है। देश में सर्वश्रेष्ठ वैश्विक विज्ञान और वैज्ञानिकों को लाने के लिए वज्र योजना की शुरुआत की गई। इस दौरान विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं को आगे लाने के प्रयास किए गए। इस क्षेत्र में लैंगिक समानता लाने के लिए किरण योजना शुरू की गई और युवा महिलाओं को विज्ञान के क्षेत्र में आकर्षित और प्रोत्साहित करने के लिए विज्ञान ज्योति सीमित स्तर पायलट स्कीम की शुरुआत की गई। अवसर योजना के तहत युवा वैज्ञानिकों को उनके शोध कार्यों पर लोकप्रिय विज्ञान लेख लिखने के लिए प्रोत्साहित किया गया। नवाचार और स्टार्टअप गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय प्रोत्साहन कार्यक्रम निधि शुरू किया गया, जिसके तहत 28,000 स्थानीय नवाचारों को समर्थन दिया गया। इसके अलावा 2000 स्टार्टअप को तैयार किया गया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की नींव मजबूत होना भी जरूरी है। इस दिशा में डीएसटी ने कक्षा 6 से 10वीं तक के युवा छात्रों में रचनात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए मानक कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसमें अब 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को शामिल करने की योजना है। विज्ञान को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से 2019 में इंटरनेट आधारित 24 घंटे का विज्ञान चैनल इंडिया साइंस और दूरदर्शन पर 1 घंटे का विज्ञान को समर्पित कार्यक्रम लॉन्च किया गया। इस दौरान राष्ट्रीय कार्य सूची के अनुरूप कुछ नई योजनाएं जैसे सुपर कंप्यूटिंग मिशन, उन्नत विनिर्माण, कचरा प्रबंधन और योग और ध्यान के कार्यक्रम सत्यम की शुरुआत भी की गई। विभाग ने अंतर मंत्रालयी सहयोग के तहत मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ साझेदारी में इम्प्रिंट की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य प्रासंगिक इंजीनियरिंग चुनौतियों का सामना करने के लिए चयनित प्रौद्योगिकी डोमेन द्वारा समाधान प्रदान करना है। इसी कड़ी में रेल मंत्रालय के साथ भी अत्याधुनिक कोच फैक्ट्री के लिए साइबर फिजिकल इंडस्ट्री 4.0 का क्रियान्वयन किया गया। डीएसटी के मिशन इनोवेशन कार्यक्रम के तहत स्मार्ट ग्रिड, स्वच्छ ऊर्जा और जल, नैनो साइंस एवं टेक्नोलॉजी, जलवायु परिवर्तन अनुसंधान कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण प्रगति की गई है। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान परियोजनाओं में सहयोग का भी एक नया आयाम स्थापित हुआ है, जिसमें 30 मीटर टेलीस्कोप परियोजना, भारत इजराइल औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास और तकनीकी नवाचार कोष में भागीदारी शामिल है। विभिन्न प्रोत्साहन कार्यक्रमों के तहत बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों को नवाचार पुरस्कार, छात्रवृत्तियां और शोधार्थियों को डॉक्टरेट फेलोशिप उपलब्ध कराई गई। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के पिछले अनुसंधान एवं विकास प्रयासों का असर कोविड महामारी में देखने को मिला। इस एक वर्ष के दौरान कोरोना के खिलाफ जंग में डीएसटी ने कई सफलताएं हासिल की। इस दौरान भारत प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक गठबंधनों के एक अहम सदस्य के रूप में उभरा है। खासकर वैक्सीन अनुसंधान, विकास और आपूर्ति में वैश्विक प्रयास और कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर
वैश्विक साझेदारी जैसे क्षेत्रों में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की नवाचार और स्टार्टअप समर्थन योजना निधि द्वारा विकसित इंक्यूबेटर नेटवर्क और स्टार्टअप को मिलाकर इस महामारी के खिलाफ सेंटर फॉर ऑगमेंटिंग वॉर विद कोविड-19 हेल्थ क्राइसिस कवच की शुरुआत की गई, जिससे त्वरित समाधान विकसित करने में सफलता मिली। इसके अंतर्गत उन्नत फेस मास्क से लेकर स्वदेशी चिकित्सीय उपकरण, नैदानिक परीक्षण तकनीक, व्यक्तिगत सुरक्षा कवच परिधान विकसित किए गए, जिन्होंने देश को महामारी से निपटने के लिए स्वदेशी लागत प्रभावी समाधान उपलब्ध कराए। इन समाधानों के बल पर ही देश ज्यादा मजबूती से कोरोना महामारी के खिलाफ खड़ा हो सका। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने इस दौरान अनेकों उपलब्धियां हासिल की हैं और विभाग के ये प्रयास लगातार जारी हैं। डीएसटी मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देकर तेजी से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अग्रसर है। इसी के साथ फिलहाल ज्ञान विज्ञान में इतना ही। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? अपने फीडबैक और सुझाव देने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल है news@vigyanprasar.gov.in। आप अपनी राय हमें डाक द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, 5वां तल, पृथ्वी भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली 110003। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार से जुड़ी ताजा जानकारियों के साथ अगले हफ्ते इसी वक्त इसी चैनल पर हम फिर हाजिर होंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वैज्ञानिक सोच के साथ। नमस्कार।